দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। हाँ मैम। ठीक है, देखो कॉस्ट शीट का हम लोग का 2 ही क्वेश्चन बाकी है। एमसीक्यू भी कर लिया हम लोगों ने लास्ट क्लास, इलास्ट्रेशन 3 और एक जो है केस स्टडीज। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेंसेस हम लोग का कहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, फिर ही हम लोग बना सकते हैं। एक एक पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, पहले देख लेते करने क्या बोला। यहाँ पर हमें प्रिपेयर करके देना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अर्नब उद्योग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। प्राइम कॉस्ट दिखाना है, फैक्ट्री कॉस्ट दिखाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखाना है। मतलब पूरा का पूरा कॉस्ट शीट बना लेंगे और जहां जहां ये आंसर्स मिल जाएगा वहां पॉइंट आउट कर देंगे 1 2 3 4 5 करके, बस यही है। ठीक है, अच्छा अब एक एक करके देखते हैं कौन सा एक्सपेंसेस कहाँ पर आना चाहिए। तो सबसे पहले है रॉ मेटेरियल परचेस। तो रॉ मेटेरियल परचेस कहाँ पर आएगा? रॉ मटेरियल परचेस जो है प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा। मतलब डायरेक्ट रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जब कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर रॉ मटेरियल परचेस दिखाएंगे, मतलब प्राइम कॉस्ट का पार्ट। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। जीएसटी पेड ऑन द अबव परचेस 18% एलिजिबल फॉर आईटीसी। अगर आईटीसी मिलेगा तो क्या करना है इसका? मैम आईटीसी থাকলে লেস করতে হবে। না, ওরকম মানে তো আইটিসি থাকলে লেস করতে হবে এরকম थोड़ी। आईटीसी माने এখন अभी अगर हम लोग टैक्स दे के मेटेरियल खरीद रहे हैं, मान लो 110 परचेज प्राइस था, उस पे हम लोगों ने टैक्स दिया 10 रुपए, तो 120 रुपए का हम लोगों ने विथ टैक्स परचेज किया। अब ये 10 रुपए देंगे तो हम टैक्स लगा के बेचेंगे। ठीक है, तो जब टैक्स लगा के हम बेचेंगे, मेरा जो प्रोडक्ट बन के रेडी होगा इस रॉ मटेरियल से, जब हम लोग इसका फिनिश्ड गुड्स बना के सेल करेंगे तो सेल में हम लोग टैक्स लगा के बेचेंगे। ठीक है, तो जो भी प्राइस होगा तो टैक्स कौन पे करेगा? कस्टमर। कस्टमर को बेचेंगे तो कस्टमर टैक्स पे करेगा। क्या वो टैक्स हमें रखना होता है या देना पड़ता है सरकार को? गवर्नमेंट को देना पड़ता है या टैक्स हम लोग रख लेंगे? देना पड़ेगा ना। हाँ तो फिर देना पड़ेगा, इसका मतलब देखो मैंने 10 रुपए टैक्स भरा था, अब बेचते वक्त मान लो हम लोगों ने 10 ही लगाए या उससे कम ज्यादा, मतलब जितना टैक्स हमारे प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा वो तो हमें नहीं पता। रॉ मटेरियल पे टैक्स का रेट और ये रेट सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो मान लो हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बेचा उस पर 12 रुपीज टैक्स लगाया, तो 10 रुपए हमारे पास क्रेडिट हो गया ना, क्योंकि हम लोग जब कलेक्ट करेंगे तो 12 रुपए, तो उसमें हमें ये एडजस्ट करने को मिलेगा। इसको बोलते हैं आईटीसी। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हम लोग को अपना 10 रुपया मिल जाएगा बाद में। तो बोल रहा है कि आईटीसी लगने का मतलब है कि बाद में हम इसे रिकवर कर सकते हैं। तो बाद में अगर हम इसे रिकवर कर सकते हैं तो अभी ऐड करके क्या करें, जो भी मेरा टैक्स का पैसा होगा वो मुझे बाद में मिल जाएगा। ठीक है, तो आईटीसी अगर होता है तो क्या करना पड़ेगा? पहला बात है मेटेरियल अगर आईटीसी दे के, मतलब आईटीसी बोलते हैं टैक्स दे के अगर मेटेरियल खरीद रहे हो, ठीक है, बट उस टैक्स का अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो फिर हम लोग उसको ऐड करके फिर लास्ट में लेस करना होता है। तो फिर ऐड करके लेस करने से अच्छा है कि कुछ करो ही मत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखो फिर बोल रहा है कि फ्रेट इनवर्ड ये कहाँ पर जाना चाहिए? अच्छा देखो ये आईटी से समझ में आया कि नहीं, मुझे एग्जाम्पल याद आया, वो हम बताते हैं। देखो जैसे हम लोगों ने कुछ परचेज किया मान लो 1800 से। ठीक है, अ, अब जीएसटी दे के पे किया ये वाला। ठीक है, जीएसटी दे के पे किया तो उसमें मान लो 1800 ऐसे कर देते, मैंने 10,000 का कुछ परचेज किया, चलो हम यहीं पर
दिखाते हैं, आईटीसी नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर लिखते हैं, परचेज किया है मान लो 10,000 प्लस 1,800 जीएसटी देके, ठीक है। तो परचेज प्राइस इतना है, तो टोटल परचेज प्राइस विथ टैक्स कितना हो गया? 11,800, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका मुझे आईटीसी मिलेगा, ठीक है। अब जब हम सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है, तो हम कितने में सेल कर रहे हैं? मान लो हम इसे सेल कर रहे हैं 3,000 से, ठीक है। 3,000 से सेल करेंगे, ठीक है। मतलब 3,000 जीएसटी लगेगा, ठीक है। जो सेल प्राइस है वो और भी ज्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली लॉस में तो बेचना नहीं। मतलब सीधा बात इतना है कि जो चीज मैंने 1,800 जीएसटी देके परचेज किया था, उसको जब हम बेच रहे हैं तो 3,000 जीएसटी देके बेच रहे हैं, ठीक है। तो मुझे सरकार के घर में कितना जमा करना पड़ेगा जीएसटी? मुझे तो जमा करना पड़ेगा ना, कितना जमा करना पड़ेगा? बोलो। ম্যাম 3,000 থেকে 800 বাদ দিয়ে যেটা থাকবে ওইটা। হ্যাঁ, তাহলে 3,000 থেকে 1,800 বাদ দিলে কত জমা করতে হবে? 1,200। তাহলে আমার 1,800 খরচাটা কি হলো? আলটিমেটলি যেটা আমি পে করেছি সেটা কি হলো? देखिए बोल, কোথায় হলো? 1,800 का खर्चा कहाँ हुआ? मैंने 1,800 दिया था जब खरीदा था, और जब बेचा तो 1,800 मैंने अपना हटा के रख लिया, तो मेरा पॉकेट से क्या 1,800 गया अगर मुझे जीएसटी का आईटीसी मिला? हम्म, नहीं गया, वही तो हम बोल रहे हैं। तो आईटीसी मिलने से रॉ मटेरियल में ये ऐड करके फिर लेस करने से बेटर है कि कुछ करो मत। ये समझ में आ गया कुछ क्यों नहीं करना है? मतलब इसमें अगर देखोगे कि मुझे जीएसटी मिल रहा है, मतलब जीएसटी में मेरा आईटीसी है, तो हम ये बोलेंगे 10,000 का चीज खरीदा 1,800 देके, तो मेरा 11,800 का चीज हो गया। अब मुझे 1,800 डिडक्ट करने को भी मिलेगा, तो ओवरऑल मेरा परचेज प्राइस कितना गया? अरे बोलो, ओवरऑल मेरा 10,000। परचेज प्राइस कितना? 10,000 ही ना, तो फिर 1,800 का इम्पैक्ट कहाँ से आया? नहीं आया, तो वैसे ही ये वाला है। ठीक है, चलो फ्रेट इनवर्ट कहाँ लगाना है, मतलब कहाँ जाएगा? फ्रेट इनवर्ट का दो ম্যাম এটা ऑप्शन हो सकता है बोलो। ম্যাম ফ্রেড ইউনিট তো ये প্রাইম কস্টের মধ্যে আসবে এখানে। हाँ, फ्रेट इनवर्ट प्राइम कॉस्ट में आएगा। अब प्राइम कॉस्ट में देते वक्त कहाँ दे सकते हो? देखो, डायरेक्ट मेटेरियल में भी दे सकते हो, या फिर कहाँ दे सकते हो? डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल के अंडर भी लिख सकते हैं। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर कहाँ आएगा? ম্যাম ফ্যাক্টরিতে আসবে। नहीं, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर डायरेक्ट वेजेस होता है। फैक्ट्री वर्कर का मतलब फैक्ट्री में आएगा ऐसा नहीं होता है। फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते, जो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड वर्कर होते हैं, वो हमेशा डायरेक्ट लेबर होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड अलग चीज होता है। फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं, जैसे जो कारपेंटर है जो फर्नीचर बना रहा है, तो वो भी तो फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रहा है। मतलब जहां ये प्रोडक्शन का काम होता है वही तो फैक्ट्री है। अब कहाँ पर किस तरीके का फैक्ट्री है, छोटा है प्लांट, बड़ा है, वो तो अलग बात है। फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड काम करते हैं उन्हीं को फैक्ट्री वर्कर बोला जाता है। लेकिन फैक्ट्री वर्कर का मतलब ये नहीं कि ये इनडायरेक्ट लेबर हो गया। फैक्ट्री वर्कर यानी जो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, मतलब ऐसा वर्कर जो नहीं आने पे प्रोडक्शन का काम बंद हो जाएगा, इस तरीके के वर्कर को फैक्ट्री वर्कर या डायरेक्ट वर्कर बोलते हैं। तो ये हम लोग का आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस में, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इम्प्लॉइज पीएफ एंड ईएसआईएस, बोलो ये कहाँ पर आएगा? जब हम लोग इम्प्लॉय को पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड का पैसा देते हैं, मतलब वो तो एक बार में नहीं देते, मतलब सॉरी, वो तो हर मंथ नहीं देते, पैसा जमा होते रहता है, जब इम्प्लॉय रिटायर वगैरह करता है तब होता है, ठीक है। तो ম্যাম ये এটা অফিস। पीएफ और नहीं, देखो इम्प्लॉय है बोल के सोच रहे हो ये बात अलग है। देखो नॉर्मली ये हम लोग का जो बोल रखा है ना, क्या बोलते हैं उसे, ईएसआई, पीएफ और ईएसआई, ठीक है। तो पीएफ और ईएसआई का जो रूल्स है, देखो नॉर्मली ये हम लोग का इम्प्लॉय कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट का ही पार्ट होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट लेबर का ही पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट्री वर्कर को ही दिया जाएगा। तो फैक्ट्री वर्कर अगर डायरेक्ट वेजेस है तो ये भी हम लोग का डायरेक्ट वेजेस का ही पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि वेजेस जो है जो फैक्ट्री वर्कर को दिया जा रहा है वही इम्प्लॉय के पीएफ और ईएसआई
ESIS में जाएगा, ठीक है। अब ये लग सकता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। देखो ये सभी जगह जा सकता है वैसे बोलो तो। देखो PF और ESI ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वर्कर को ही देते हैं, इनडायरेक्ट वर्कर को भी तो देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं। हम लोग किसी भी वर्कर के लिए PF और ESIS बना सकते हैं, वो देखना पड़ेगा कंपनी का पॉलिसी क्या है, कि कंपनी किन तरीके के वर्कर को PF और ESIS देती है। तो फिर हम लोग हर जगह तो उसे लिख नहीं सकते, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर इस तरीके का पॉइंट आया तो हम लोग, अगर कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला है तो हमेशा उसको डायरेक्ट वेजेस के साथ ही इंक्लूड कर देंगे। होने को ये फैक्ट्री में भी जा सकता है, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकता है, कुछ तो स्पेसिफिकली नहीं बोला है। हम लोग फैक्ट्री या एडमिनिस्ट्रेशन वर्कर को भी तो PF और ESIS दे सकते हैं। तो जब कुछ नहीं बोला है तो मान लो कि डायरेक्ट लेबर को हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। फिर बोला है प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, ये लेकिन क्लियरली बोला है, जो पढ़ के समझ में आता है कहाँ जाना चाहिए। प्रोडक्शन बोनस मतलब जो बोनस दिया जा रहा है वो वर्कर फैक्ट्री में काम करता है, प्रोडक्शन का काम करता है, तो कहाँ जाना चाहिए। अभी तो सिखा है, अभी तो बोला फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं वो होते हैं फैक्ट्री वर्कर, यानी डायरेक्ट वेजेस। तो प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, ये कहाँ जाएगा। तो हम डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री कर ओवर, रहे नहीं फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ जाएगा, अभी तो यही सिखा है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, बोलो क्यों फैक्ट्री ओवरहेड बोल दी। इसमें और इसमें क्या फर्क है। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, बस ये प्रोडक्शन बोनस है। तो बोनस किसी भी रीजन से दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जहां जाएगा ये भी तो वहां जाएगा, तो इसका जो रीजन है इसका भी तो वही रीजन है। फैक्ट्री फैक्ट्री वर्कर देख के तुम लोग क्यों बोल रहे हो फैक्ट्री ओवरहेड, ये दिमाग से निकाल दो। क्योंकि अभी मैंने सिखाया कि जो, या फिर पहले भी बोला था कॉशीट जब स्टार्ट किया था, जो वर्कर नहीं आने पे प्रोडक्शन का काम बंद हो जाएगा वही हम लोग के डायरेक्ट लेबर होते हैं और वो फैक्ट्री में ही काम करते हैं। तो फिर फैक्ट्री में जो वर्कर है लेकिन डायरेक्ट वर्कर नहीं है, वो कौन है बोलो तो। फैक्ट्री में काम करते हैं वही फैक्ट्री वर्कर हो जाएंगे, लेकिन वो कौन से वर्कर होंगे, जो डायरेक्ट वर्कर नहीं होंगे लेकिन फैक्ट्री में काम करते हैं। एग्जाम्पल दो। हैं। যেমন এই ম্যানেজার ট্যানেজার বা हाँ सुपरवाइजर फैक्ट्री में, हाँ तो फिर वो जिनको सैलरी दिया जाता है, ठीक है, सैलरी टाइप का चीज दिया जाता है। ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये सारा बात समझा था। देखो हम लोग ऐसे एक एक पॉइंट को नहीं समझ सकते ना। देखो देने को तो कितना कुछ पॉइंट हो सकता है, मेन चीज को समझना, उसके ऊपर बेस करके आंसर देना है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये देखो इस तरीके से यहाँ पर सुपरवाइजर को दिया गया सैलरी, अगर सुपरवाइजर है ठीक है तो उसको सैलरी दे रहे तो फिर वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोडक्शन रिलेटेड चीज हो गया, ठीक है, इस तरीके से। या फिर फैक्ट्री में कोई हम लोगों ने जो है स्वीपर को रखा है साफ सफाई करने के लिए, ठीक है, तो फिर वो नहीं आएगा तो क्या प्रोडक्शन का काम बंद हो जाएगा। एक दिन साफ सफाई वाला नहीं आएगा तो क्या प्रोडक्शन का काम बंद होगा, डेफिनेटली नहीं बंद होगा, काम तो होगा ही, ठीक है, साफ सफाई नहीं होगा। तो फिर उस वो जो स्वीपर है वो फैक्ट्री के अंदर ही काम करता है, फैक्ट्री में ही जो है साफ सफाई का काम करता है, तो उसको भी पैसा दे रहे हैं। और फैक्ट्री के अंदर जो फर्नीचर बन रहा है, जो वर्कर लोग काम कर रहे हैं उसको भी पैसा दे रहे हैं। तो दोनों में डायरेक्ट कौन और इनडायरेक्ट कौन, तो हम तो दोनों को ही फैक्ट्री वर्कर बोलेंगे। फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे तो डायरेक्ट कौन और इनडायरेक्ट कौन। कारपेंटर डायरेक्ट या स्वीपर डायरेक्ट, कौन डायरेक्ट, कुछ तो बोलो। কার্পেন্টার হচ্ছে ডিরেক্ট। तो फिर नहीं बोलोगे तो ये आज भी खत्म नहीं होगा, ये देखो। और नहीं तो हम अपने हिसाब से बोलेंगे और क्या करें। अच्छा, फिर बोल रहा है कि रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, तो रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन ये कहाँ पर जाना चाहिए। तो देखो लास्ट क्लास भी हम लोगों ने ये रॉयल्टी का देखा था। तो रॉयल्टी मैंने बोला था 3 तरीके का होता है, और हम लोगों ने लास्ट क्लास जो लिखा था उसमें हम लोगों ने बोला कि रॉयल्टी हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देना चाहिए अगर प्रोडक्शन रिलेटेड है तो। इसका मैंने यहाँ पर जो है प्रेफरेंस भी लिखवा दिया था, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, और अगर सोल्ड के ऊपर है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज लमसम है तो फैक्ट्री ओवरहेड में देना चाहिए। तो रॉयल्टी पेड फॉर
प्रोडक्शन कहाँ दे सकते हो देखो। तो क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा है प्रोडक्शन के ऊपर होने से पहला हमारा प्रेफरेंस जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम लोग वहीं पर देंगे। बाकी देने को देखो इसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें बोला तो नहीं कि पर यूनिट करके हो रहा है, फिर भी हम लोग इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देंगे। अगर कोई इसे लिख देते हो फैक्ट्री ओवरहेड में लमसम है बोल के, तो भी गलत नहीं है। तो ये जो है ना, ये मत सोचो कि ये कुछ कंफ्यूजन बोल रहे हैं हम लोग, इधर भी दे दो उधर नहीं। कुछ कुछ पॉइंट ऐसा है जो हमें लगेगा यहाँ भी जा सकता है वहां भी जा सकता है, इसीलिए हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सोल्यूशन भी उस तरीके से ही किया हुआ है। तो हम लोग इसको फैक्ट्री ओवरहेड में भी दे सकते हैं, इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी दे सकते हैं, दोनों में करेक्ट माना जाएगा, दोनों में करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ऑन दैट मोमेंट कौन सा स्टूडेंट कैसा सोच रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। बट अब ऐसा मत बोल दो कि हम रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन है लेकिन हम दे देंगे उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, तब तो गलत माना जाएगा। क्योंकि प्रोडक्शन के लिए जब दे रहे हो तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों जाएगा, कभी नहीं जा सकता है। तो वैलिड होना चाहिए, अगर मेरा कोई भी दो पॉइंट में कंफ्यूजन आ रहा है तो वो दो पॉइंट ही वैलिड होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें भी जा सकता है इसमें भी जा सकता है। अब तुम लोग किस में दे रहे हो उसमें लिख सकते हो, ठीक है। बाकी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो वहां पर लिख देंगे ब्रैकेट में कि हम लोग ऑल्टरनेटली फैक्ट्री ओवरहेड में भी दे सकते हैं। फिर बोल रहा है अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, इसके बारे में भी लास्ट क्लास बताया था। बोलो पावर एंड फ्यूल कहाँ जाना चाहिए। देखो जैसे ही पावर का बात आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, फैक्ट्री। फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में भी दे सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी दे सकते हो। ऐसा कैसे, देखो लास्ट क्लास ही लिखवाया था ये कुछ पॉइंट्स, इसीलिए मैंने पहले लिखवा दिया था पावर एंड फ्यूल के ऊपर। ये यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर लिखवा दिया था तुम लोग को पावर एंड फ्यूल, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लिखवा था डायरेक्ट कब होता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए डायरेक्टली कोई मशीन में पावर का यूज हो रहा है तो हम लोग उसे डायरेक्ट मानेंगे, या स्पेसिफिक कोई ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर हम लोग पावर फ्यूल का यूज करें तो डायरेक्ट मानेंगे। बट यहाँ तो हमें कुछ बोला नहीं है कि स्पेसिफिक कोई ऑर्डर के लिए ये पावर फ्यूल यूज हो रहा है या किसी मशीन में यूज हो रहा है जिसके लिए, ठीक है। तो फिर अगर नहीं बोला है तो तुम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में से कुछ भी मान सकते हो, मीन्स डायरेक्ट में भी दे सकते हो फैक्ट्री ओवरहेड में भी दे सकते हो, दोनों में करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, मतलब जो छाछ रहता है जिसमें जो है उसके पैटर्न के हिसाब से चीज बनता है, मोल्ड्स बोलते हैं उसे। लाइफ इज इक्विवेलेंट टू 2 years ऑफ प्रोडक्शन, तो ये फिक्स्ड एसेट हो गया, जो ढांचा जिस ढांचा को यूज करके हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला था ईटा बनाने का जो ढांचा होता है, तो ये टोटल ये तो फिक्स्ड एसेट हो गया। जैसे प्लांट दे दिया है तो क्या प्लांट उठा के लिख दोगे कॉस्ट शीट में, उसका क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर बोल रहा है इसका लाइफ 2 साल है, तो फिर 2 साल है मतलब कितना हो जाएगा पर ईयर डेप्रिसिएशन, 2 साल बाद ये खत्म हो जाएगा। तो 2 साल में इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा। देखो तुम लोग अकाउंट्स भी नहीं बोल पा रहे तो हम क्या करें, बोलो 8,96,000 एसेट का कॉस्ट है, लाइफ 2 years है, तो कभी एसएलएम मेथड नहीं पढ़े हो। कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो कॉस्ट दिया हुआ है स्क्रैप कुछ नहीं है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इतना भूलने से कैसे हो। कितना होगा पर ईयर डेप्रिसिएशन। हम तो 4,40,000। এই বেসিক গুলো তো মনে রাখতে হবে, নাহলে কি করে হবে। तो ये देखो ये 8,96,000 नहीं लिखना है हमें, 2 साल का डेप्रिशिएशन, हम डेप्रिशिएशन बोल भी दे रहे हैं फिर भी तुम लोग डिवाइड टू नहीं कर रहे हो। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर, जॉब मतलब हो गया कि स्पेसिफिक कोई कस्टमर के ऑर्डर पे अगर कोई काम आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉब, ठीक है। तो जॉब जो है जॉब पेड टू जॉब वर्कर, तो ये क्या हो जाएगा, तो जॉब मतलब स्पेसिफिकली, तो जॉब वर्कर मतलब ऐसा वर्कर जो उसी काम को करने के लिए बुलाया गया है, तो स्पेसिफिक काम के लिए, तो उनको दिया गया सैलरी क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक काम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग कोई खर्चा पे करेंगे तो वो तो हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा। यहाँ पर देख लो स्पेसिफिक कोई इक्विपमेंट लिया, लास्ट क्लास इसीलिए लिखवाया था, देखो स्पेसिफिकली कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कोई भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उसको हम लोग हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। तो यहाँ पर तो बोल दिया है स्पेसिफिकली किसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेसिफिक वर्कर को दिया गया पेमेंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, बोलो ये क्या होगा। ये जो लिस्ट लिखवाया था 44 लिस्ट, जहां पर हम लोगों ने पहले दिन जो कॉस्ट शीट का क्लास किया था वहां पर, बोलो।
स्टोर स्पेयर्स पार्ट्स कहाँ रहेगा? कहीं कुछ पता नहीं, नॉर्मली स्पेयर्स पार्ट स्टोर्स ये सब कहाँ रहेगा? अब ऑफिस में तो स्पेयर पार्ट्स नहीं रहेगा, फैक्ट्री में रहेगा, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, देखो लिखा हुआ। कॉपी देख के बताओ कहाँ दिखाते हैं, रुको। लूज टूल्स स्टोर स्पेयर्स लिखा तो है। ये रहा स्टोर रूम एक्सपेंसेस दिया हुआ, अलग से दिया हुआ स्टोर रूम, ठीक है। वहां दिया हुआ था लूज टूल्स राइट अप, तो जो भी हो, तो ये तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होना चाहिए। फिर बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, तो ये कहाँ जाएगा? ये तो बोलना चाहिए, अगर ये भी नहीं बोलोगे तो क्या करेंगे? अरे फैक्ट्री बिल्डिंग का फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। कितना सोचोगे तुम लोग? फैक्ट्री बिल्डिंग का फैक्ट्री ओवरहेड में, ऑफिस बिल्डिंग का बोलो बोलो, ये इतना सोचने का तो कुछ नहीं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें दो होता है ना, नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन। हाँ, जनरल होता है और एक जो होता है हम लोग का रिलेटेड विद प्रोडक्शन, तो दोनों में से कहाँ जाना चाहिए? तो देखो ये ऑफिस बिल्डिंग बोला है, लेकिन ये ऑफिस बिल्डिंग प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है कि नहीं वो तो मैं नहीं पता, तो फिर नॉट रिलेटेड मतलब जनरल बात। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन, ये तो बताना ही चाहिए। बोलो बोलो, प्लांट मशीनरी फैक्ट्री, ये फैक्ट्री के अलावा कहीं हो ही नहीं सकता। डिलीवरी व्हीकल का डिप्रिसिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना डिस्ट्रीब्यूशन का अलग बहुत सारा आइटम मिलेगा, सेलिंग का अलग मिलेगा, तो हम लोग अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहे हैं सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, अब बताओ सैलरी पेड टू सुपरवाइजर। सुपरवाइजर नॉर्मली कहाँ पर काम करेगा? जब कुछ नहीं बोला हुआ है तो मैंने पहले से ही बोला है कि सुपरवाइजर तो देखो ऑफिस में भी रह सकता है, वो बात नहीं है, लेकिन जब कुछ नहीं बोला है तो सुपरवाइजर कहाँ काम कर रहा है, क्या मान के चलना है हमें? फैक्ट्री ओवरहेड। तो फिर सैलरी पेड टू सुपरवाइजर ये हम लोग का कहाँ पर चला जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड फॉर, तो रिपेयर मेंटेनेंस कहाँ कहाँ जाएगा वो बोल दिए। प्लांट मशीनरी, तो प्लांट मशीनरी कहाँ रहता है? फैक्ट्री दे। तो फिर ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। और रिपेयर मेंटेनेंस पेड फॉर सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, तो सेल्स ऑफिस बिल्डिंग मतलब ऑफिस बिल्डिंग तो है बट सेल्स पर्पस पे यूज होता है, सेलिंग सेलिंग ओवरहेड में चला जाएगा इसका मतलब, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड। व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर, अब डायरेक्टर कहाँ रहता है? तो वो खर्चा वहीं पर दो, ऑफिस ऑफिस। तो ये कौन सा वाला जाएगा? मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो जनरल वाला कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन? तो डायरेक्टर प्रोडक्शन के साथ थोड़ी कुछ, जनरल वाला होगा ना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अच्छा, फिर इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, तो कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस, ये तो फैक्ट्री बिल्डिंग बोल ही रखा है, तो कहाँ पर जाएगा? फैक्ट्री बिल्डिंग में जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रखा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी, बोलो उसके मतलब रॉ मटेरियल और स्टॉक डब्ल्यूआईपी जो भी है उसके ऊपर भी इंश्योरेंस कर रखा है, तो वो कहाँ जाएगा? तो डब्ल्यूआईपी और मटेरियल कहाँ रहेगा? वो तो ऑफिस में भी नहीं रहेगा, ऐसे हाँ तो फैक्ट्री में रहेगा, तो फैक्ट्री में जाएगा, है ना। फिर एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज, तो मैंने लास्ट क्लास बताया था कि क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट बोल के हम लोग एक हेडिंग करेंगे, वहां पर लिखते हैं बाकी क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड सारे आइटम जो कि फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के अंडर आ जाएगा, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटी। फिर बोल रहे हैं सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, वो भी हम लोग का उसी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में आ जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है।
तो ये हम लोग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के अंडर आ जाएगा। तो ये नया एक और हेडिंग करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वालिटी कंट्रोल के साथ साथ वहां आ जाएगा। एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलो, ये जो बोल रहा है पोल्यूशन कंट्रोल फॉर एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, अच्छा पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए या मेंटेन करने के लिए अगर हम लोग कुछ खर्चा कर रहे हैं तो ये कहाँ आना चाहिए बताओ। तो पोल्यूशन कहाँ होता है? एक्चुअली फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, तो ये क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री। प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, उसके अंडर आएगा एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क। क्योंकि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक जनरल एक रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो ये वाला रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स, क्या क्या फंक्शन, जैसे प्रोडक्शन कंट्रोल का जो काम कर रहे हैं लेबर या वर्कर, तो उनको जो सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पर आना चाहिए? प्रोडक्शन कंट्रोल का जो काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन कंट्रोल का जो काम कर रहे हैं वो उनको दिया गया सैलरी कहाँ आना चाहिए? फैक्ट्री। प्रोडक्शन कंट्रोल मतलब काम क्या है, सोचो कि प्रोडक्शन कम ज्यादा क्या हो रहा है, उस चीज का ध्यान रखना है ना। আমরা অফিসেও তো আসতে পারে। तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से ये एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम है, क्योंकि संभालना तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम हो गया ना, तो लेकिन ये प्रोडक्शन रिलेटेड है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अच्छा, फाइनेंस एंड अकाउंट्स जो मेंटेन कर रहे हैं उनको सैलरी दे रहे हैं, तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स मेंटेन करना तो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम हो गया, तो ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन होगा? जनरल जनरल। वाला। सेल्स एंड मार्केटिंग, तो सेल्स मार्केटिंग का मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का बात आ गया, तो क्योंकि यहाँ अलग अलग आइटम्स हमें मिल रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग में से किस में देंगे? सेलिंग वाले में देंगे। ठीक है, तो सैलरी फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग। अच्छा, फिर इसके बाद सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर। अब बोलो जनरल मैनेजर कहाँ रहे? तो मैनेजर का बात आ रहा है, तो देखो फैक्ट्री को छोड़ ही दो, बोलो मैनेजर और कहाँ का रह सकता है? ऑफिस में दे ऑफिस देंगे। एंड हाँ, जनरल वाले में देंगे। जनरल वाले में मैम। देंगे। अच्छा, उसके बाद पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर। अब पैकिंग कॉस्ट कैसा है? प्राइमरी पैकिंग नेसेसरी टू मेंटेन क्वालिटी, बोल रहा है कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो प्राइमरी पैकिंग करना पड़ रहा है, तो बोलो प्राइमरी पैकिंग का खर्चा कहाँ पर आना चाहिए? এটা ফ্যাক্টরিতে। फैक्ट्री। प्राइमरी पैकिंग का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में आना चाहिए। एक मिनट, प्राइमरी पैकिंग बोला है, मैं बोल रहा फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइमरी पैकिंग बोला है, अच्छा ठीक है, ये बोला टू मेंटेन क्वालिटी भी तो बोला इसके साथ। अच्छा, ये कहाँ देना चाहिए? क्वालिटी कंट्रोल में देना चाहिए, पता नहीं कहाँ दिया है। प्राइमरी पैकिंग का खर्चा दिया है इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड विद प्रोडक्शन में दिया है, प्राइमरी पैकिंग नेसेसरी टू मेंटेन क्वालिटी। ठीक है, ये हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में भी दे सकते हैं, बट यहाँ पर मतलब
दिया है इस कंसेप्ट में कि पैकिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, इस हिसाब से इसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिया है, बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिया है। मतलब हम लोग भी जो सोच रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड, वो कुछ खराब नहीं सोचा है हम लोगों ने। फैक्ट्री ओवरहेड ठीक है, बट इसको बोल रहा है कि ये जो है हम लोग का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले में हम लोग दे देंगे। मतलब ये मान रहे हैं कि फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट है जहां पर जाके ये जो है पैकिंग वगैरह का काम हो रहा है, इस हिसाब से यहाँ पर बोल रखा है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो बोल रहा है फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाएगा हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेलिंग में दोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन में? अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में देंगे। ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन में देंगे। अच्छा, फिर बोल रहे हैं इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड। नॉन इक्विटी फंड मतलब इक्विटी वाला नहीं, मतलब डिवेंचर हो गया, कोई लोन हो गया, तो वो चीज बोल रहा है इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस। देखो ये नॉर्मली कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली ये तो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता है, और अगर हम लोग देना चाहे तो दे सकते हैं, उसका नोट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हटाओ। पेड टू ऑडिटर, फी पेड टू ऑडिटर, तो ऑडिटर को दिया गया पेमेंट कहाँ लिखोगे? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, है ना? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। लीगल चार्जेस वाला ये हो जाएगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। फी पेड टू लीगल एडवाइजर, एटाও ম্যাম ওখানেই যাবে। हाँ इसी में जाएगा। फी पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, होता है ना लॉ में पढ़े, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, ऐसे ही। डायरेक्टर है तो कहाँ बैठेगा? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जनरल वाला। परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, तो अभी बोनस मिल रहा है लेकिन सेल्स स्टाफ को, तो कहाँ जाएगा? सेलिंग। सेलिंग में जाएगा। ठीक, सेलिंग ओवरहेड में जाएगा। फिर रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल जब कंज्यूम निकालेंगे, WIP जो है जहां फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। फिनिश गुड्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन, वहां वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, ये बता दिया। अच्छा, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग बता दिया। WIP फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल। ठीक है, और बोल रहा है अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बोल रहा है कि जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है तो जो स्क्रैप निकल के आता है उसको सेल करके 86,000 का रिकवरी हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग जो रिकवरी हुआ है इसको कहाँ दिखाए बोलो? तो ये तो हम लोग का इनकम है, तो हमारे खर्चे को कम कर देगा। तो कौन से खर्चे को कम करोगे? ये स्क्रैप स्क्रैप जनरेट होता है तो खर्चा कम नहीं होता है। तुम लोग को पेपर का कितना एग्जाम्पल दिया है, फाउंडेशन में भी मैंने पढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक होता है जहां पर स्क्रैप बोला है कि चीनी प्रोड्यूस करते वक्त मोलासिस बन जाता है, फिर उसको बेच देते हैं, तो हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होता है। তো ওটা প্রোডাকশন থেকে মানে ফ্যাক্টরি থেকে। ফ্যাক্টরি। फैक्ट्री से, फैक्ट्री का जो खर्चा है उसको कम करके दिखा सकते हैं, या एक दूसरा ऑप्शन है हम लोग वो भी कर सकते हैं, जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, वहां भी दिखा सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन हम लोग चाहे तो वहां भी दिखा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर बनाओ। बनो, उसमें हम लिखते हैं। हम्म, लिखो।
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अर्नव उद्योग इस्पात उद्योग लिमिटेड फॉर 31st of March 2023। पर्टिकुलर्स रुपीस का 2 जगह रखेंगे क्योंकि काफी सारा एडजस्टमेंट है, तो 2 कॉलम, 2 क्या 2 से ज्यादा भी बना सकते हैं, चलो 2 में ही हो जाए, बना लो, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके लिए लिखेंगे ओपनिंग साइड से लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहले। अब इतना कुछ डेटा है तो थोड़ा थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज था तो वो भी लिख देते हैं, रॉ मटेरियल परचेज। अब परचेज में आईटीसी क्रेडिट मिला था तो उसे कुछ नहीं करेंगे, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 18 लाख, क्लोजिंग है 9,60,000। रॉ मटेरियल परचेज टेन 10 करोड़ 10, उसके बाद 7 जीरो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम 18 और 9,60,000 एडजस्ट करो कितना होगा, प्लस ये 10, तो ये हो जाएगा 10 करोड़ 8,40,000, मतलब एक जीरो और आएगा, 08,40,000। तो 10 के बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। ये आ गया हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि इसमें काफी सारा आइटम है तो हेडिंग कर दिया है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसके अंदर डेटा हम लोग लिखेंगे। अच्छा, रॉ मटेरियल हो गया, जीएसटी हो गया। अच्छा, फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, ये लिखेंगे, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर 29,20,000। अच्छा, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर होगा। कंट्रीब्यूशन, ये मैंने बोला यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इम्प्लॉय पीएफ ईएसआईएस, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पेड टू पीएफ एंड ईएसआईएस, ठीक है। तो देखो ये कभी भी ऑफिस और सेलिंग में तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऑफिस वाले का पीएफ ईएसआई बना रहे तो सेलिंग वालों का भी तो बनाना चाहिए, तो कुछ तो बोला नहीं किसका बन रहा है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग इसको मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दे रहे हैं, या फिर हम लोग अगर इसको इनडायरेक्ट लेबर के हिसाब से माने तो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में दे सकते हैं। बट वो ओवरहेड में देने का वही प्रॉब्लम है, तो फिर इम्प्लॉय तो हर जगह पे है, ठीक है। तो फिर फैक्ट्री का बनेगा तो ऑफिस का भी बन सकता है, तो इसीलिए हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये इनडायरेक्ट लेबर के लिए है ही नहीं, डायरेक्ट के लिए है, तो इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में लगा रहे हैं, 3,60,000। अच्छा, फिर उसके बाद तुम लोग को ना जो आइटम दो दो जगह पे जा सकता है उस पे ऐसे ऐसे करके स्टार लगा लेना चाहिए जब हम बोल रहे हैं, कि तुम लोग जब करोगे तो ये मतलब कभी बाद में देखोगे तो समझ जाओगे कि ये दूसरे जगह भी जा सकता था। प्रोडक्शन बोनस पे टू फैक्ट्री वर्कर, ये तो फिक्स्ड है, ये यहीं पर ही आएगा क्योंकि प्रोडक्शन वर्कर को पे कर रहे हैं। प्रोडक्शन बोनस टू फैक्ट्री वर्कर 2,90,000। तो ये सब मिला के हो गया हम लोग का लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट का टोटल कितना हो गया,
5 और 29, 30 होने से 35 होता, 34 और ये हो गया 6 2 8, 35 लाख है, 35,70,000। 35,70,000। ये हो गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या लेंगे, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फ्रेट इनवर्ड, सबसे पहले फ्रेट इनवर्ड 11,20,600। फ्रेट इनवर्ड 11,20,600। ये चाहो तो मेटेरियल कॉस्ट में भी दे सकते हो, ठीक है, ये तुम लोग लिख लो, ये मेटेरियल कॉस्ट में भी चाहो तो दे सकते हो, मेटेरियल कॉस्ट। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, तो रॉ मटेरियल परचेज लिख चुके, जीएसटी का कोई काम नहीं है, फ्रेट इनवर्ड लिख चुके, वेजेस पे टू फैक्ट्री वर्कर, कंट्रीब्यूशन, बोनस, ये हो गया। अब आ रहा है रॉयल्टी। रॉयल्टी भी हम लोग डायरेक्ट में देंगे 1,72,600। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन 1,72,600। ठीक है, तो ये हम लोग चाहे तो फैक्ट्री ओवरहेड में भी दे सकते हैं, ठीक है, तो मैंने साइड साइड में लिख दिया है। अच्छा, फिर बोल रहा है अमाउंट फॉर पावर एंड फ्यूल, तो अमाउंट फॉर पावर एंड फ्यूल, ये भी हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में दे सकते हैं, ठीक है। 4,62,000 था, ठीक है। अच्छा, क्या क्या लिख लिया कुछ, यहाँ जो जा रहा है ये सब कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये रॉयल्टी अमाउंट पेड फॉर, हाँ अब ये वाला अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, इसका डिप्रिशिएशन लगेगा 1,96,000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में भी जा सकता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक मोल्ड या ये देखो लास्ट क्लास में ही लिखवाया था, दिखा देते, कोई स्पेसिफिक पैटर्न या मोल्ड अगर हम लोग ले रहे हैं एमोटाइजेशन कॉस्ट, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। इसीलिए मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट लिखवा दिए, इसके बेसिस पे डायरेक्ट पे जाता है, बाकी देने को फैक्ट्री ओवरहेड में लग रहा है क्योंकि मोल्ड्स वगैरह वहीं यूज होगा, वहां भी दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, इसीलिए तो हम लिख दे रहे हैं कि दोनों जगह पे देना करेक्ट है, ठीक है, दोनों जगह पे देना करेक्ट है। तो कॉस्ट में ऐसा तुम लोग को बहुत सारा चीज मिलेगा, जैसे सर्विस कॉस्टिंग करोगे वहां पर भी देखना, कुछ फिक्स्ड में भी जा सकता है, वेरिएबल में भी जा सकता है, ऐसा लग रहा है फिक्स्ड में भी होगा, वेरिएबल में भी होगा, हाँ ऐसा होता है। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं है, वो पॉइंट ऑफ व्यू का बात है कि हम लोग उस चीज को कैसे सोच रहे हैं, तो वो चीज होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे अमाउंट for molds and pattern, the amount of depreciation, ये वाला molds and pattern के ऊपर 8,96,000 डिवाइडेड बाई 2, 2 साल का था, बोलो कितना होगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड में भी जा सकता है। मैम 4,48,000। 4,48,000, ठीक है। अच्छा, और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाने वाला, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर, तो जॉब वर्कर, स्पेसिफिक वर्कर, ये इसका मतलब ही हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था लास्ट क्लास कि मुझे एक पर्टिकुलर कोई ऑर्डर आए कि भाई इतने सारे शर्ट बना के दो, ठीक है, कोई आके बोला कि मुझे 10 पीस ऐसा शर्ट चाहिए, तो उसके लिए मैंने जो भी टेलर को सिलवाने के लिए रखा, तो मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर 10 शर्ट को सिलने के लिए अगर टेलर बोलेगा हम लेंगे 10,000 रुपए, ठीक है, तो फिर हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक एक शर्ट का 1,000 रुपये, या फिर वो खुद ही बोलेगा एक शर्ट का 1,000 लेता है, अब जितना सिलवा लो उतना ले लेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक ऑर्डर पे जब हो रहा है तो इजीली 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई होता है। तो जॉब बेसिस पे जब कोई काम होता है तो टोटल जॉब के लिए जो भी हमारा यूनिट प्रोड्यूस्ड हो रहा है और जो कॉस्ट इनकट हो रहा है उसको डिवाइड करने से हमें पर यूनिट मिल जाता है, तो इजीली आइडेंटिफाइबल है, तो फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। अच्छा, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कुछ नहीं था, ये सब का टोटल बताओ कितना आ रहा है। मैम 30,14,600। 30,15,200 अच्छा, ताई लिख ला मैं एक बार बैक में।
यस मैम। आ रहा है 30 लाख 15 पर, मेरा तो कुछ और ही आ गया 25 लाख आ गया, पता नहीं कैसे। হ্যাঁ এটা আসছে। আসছে তো, তাহলে আর আমি করবো না। अच्छा आप प्राइम कॉस्ट निकालो तीनों ऐड करके, ये और ये तीन ऐड करके प्राइम कॉस्ट। हम 10 crore 74 lakh 25,200। 10 crore 74 लाख 25,200, हाँ ये सही है, मैच हो गया। तो देखो पहला क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग को मिल गया, यहाँ बोला था ना प्राइम कॉस्ट बताओ, तो इसको हम 0.1 दे देते, प्राइम कॉस्ट हो गया। अच्छा अब फिर से यहाँ आना पड़ेगा, काफी सारा पॉइंट है। यहाँ तक हुआ था जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर, और ये जो 10th नंबर पॉइंट है इसके पहले का सारा पॉइंट कवर है, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है हम लोग का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या जाएगा, तो पहला यहाँ पर लिस्ट में देखते हैं हम लोग को मिल रहा है स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, तो क्या ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, हाँ जाएगा। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ लिखेंगे स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड 1,12,000। अच्छा उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 84,000, तो डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 84,000। अब इसके बाद वाला जो आइटम है ना, ये ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, वो तो यहाँ नहीं आएगा, तो ये याद रखो, ये अभी ऐसा एक आइटम हुआ इतने देर में जो अभी हम लोग लिख नहीं सकते, जहां लिख रहे हैं मतलब ये 56,000 बाकी है, ये याद रखना है। प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन लिख देंगे 1,26,000, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,26,000। अच्छा फिर ये डिलीवरी व्हीकल, ये भी डिलीवरी वाले जो खर्चा है वहां जाएगा, बट इतना लंबा डेटा है हमें नहीं पता कि कितना जगह रखना पड़ेगा, तो ये दो पॉइंट यहाँ रह गया है, उस बात का हमें याद रखना है। ये पॉइंट बाकी है, ये बाकी सारा चीज कवर है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, तो ये कहाँ पर लिखोगे सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, ये हम लोग फैक्ट्री में लिखते थे, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर। अब देखो इसको और एक जगह भी लिख सकते हो, यहाँ लिखा है और एक जगह भी लिख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यहाँ भी लिख सकते हो, वो भी सही है। तो कितना हो जाएगा 1,26,000। रिपेयर मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, शॉर्ट में लिखेंगे, बहुत सारा चीज लिखना है, 48,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग नहीं आएगा, व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर ये भी नहीं आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी 31,200, इंश्योरेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी 31,200। और देखते हैं क्या आएगा, ये सारा इंश्योरेंस ही हम लोग का ये फैक्ट्री का पार्ट हुआ था, देखो फैक्ट्री बिल्डिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP 18,136,000, तो इंश्योरेंस फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग 18,100 और 36,000, इंश्योरेंस फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP 36,000। अच्छा ये आ गया। अच्छा एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज, ये तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में जाएगा, सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ ये भी वहां जाएगा, रिसर्च डेवलपमेंट रिसर्च में जाएगा, ये वाला पोल्यूशन कंट्रोल का खर्चा 26,600, ये हम लोग फैक्ट्री में दिखाएंगे 26,600। एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। और फैक्ट्री में जाने वाला कोई भी आइटम नहीं है देखो,
एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर, ये सब हम लोग का जो है प्रोडक्शन कंट्रोल वाला प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएगा। ये सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, पैकिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट एंड फाइन। ये देखो ये आगे का जो भी था ये तो लगभग ये सारा का सारा ही एक सेल्स में जाएगा, बाकी सब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। ठीक है, तो अब ये ऐड करो, करने पे आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल, तो फिर उसको ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट के साथ तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट 6,07,900. 6,07,900। अब उसको ऐड कर दो प्राइम कॉस्ट के साथ तो फैक्ट्री कॉस्ट ये 10,74,25,200। 10 crore 80 lakh 33,000 नहीं 33,100. 33,000 हो गया। अच्छा, इस नेक्स्ट हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, वो ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, चलो देख 9,20,000 और लेस कर देंगे 8,70,000, तो 9,20,000 और लेस कर देते हैं। अच्छा ऐड करो, ऐड करने से आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, बोलो कितना आ रहा है। हम 10 crore 89,53,100. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 8,70,000 माइनस करो। $10 crore 80 lakh 83,100. 10,80,83,100। अच्छा, अब इसके बाद नॉर्मली हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास दो एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट और एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट क्लास लिखवा दिया था, देख लो कि यहाँ पर कैसे करके आता है, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ही आता है क्वालिटी कंट्रोल और उसके बाद रिसर्च डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट तो उसमें क्या क्या था, तो क्वालिटी नाम से ही था तो आइडेंटिफाई करना भी आसान था। चलो कहाँ से देखेंगे, देखो जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है पेज, यहाँ पर सारा चीज कवर है, सिर्फ दो पॉइंट को अगर हम लोग हटाए, एक ये डिप्रिशिएशन 56 और ये 86, ये तो यहाँ आएगा नहीं। बाकी सैलरी पेड टू सुपरवाइजर ये हो चुका है, प्लांट एंड मशीनरी मेंटेनेंस सेल्स, ये व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर ये बाकी है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर ये बाकी है, ये रहा एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज 19,600। एक्सपेंसेस फॉर शॉर्ट में लिखेंगे हम क्वालिटी कंट्रोल चेक 19,600। ठीक है, 19,600 यहाँ पर लिख रहे हैं, वो कॉलम जो है फर्स्ट वाला उसमें। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस पेड फॉर ये सैलरी पे टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ 96,200। सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ 96,200। कितना आ रहा है, बस ये दो ही है क्वालिटी कंट्रोल का, 628। 1,15,800. 1,15,800। अच्छा, फिर ऐड करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अच्छा, ये दोनों को ऐड कर लो, फिर रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट का डिटेल्स लिख के ऐड करके फिर हम 10,81,900 10,000 10 crore 81,98,900. अच्छा, रिसर्च डेवलपमेंट देखो, रिसर्च डेवलपमेंट में क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पर लिख देते हैं सिर्फ इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, ये है 18,200। फिर और क्या जाएगा? इस और तो कुछ नहीं था इसमें। अब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आउटर में ही लिख देते हैं 18,200। अब इसके साथ इसको ऐड कर दो, इसमें और कुछ है नहीं ना, एक ही था आइटम। बोलो कितना आ रहा है? 10 crore 82 lakh 17,100. 10,82,00,000 17,100. 17,100। देखो ठीक लिखा है कि नहीं। फिर आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अच्छा, प्रोडक्शन से रिलेटेड तो ये ऑफिस बिल्डिंग का डिप्रिशिएशन भी नहीं देंगे, डिलीवरी व्हीकल भी नहीं जाएगा। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर हो चुका है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी वो तो फैक्ट्री में जा चुका है। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग व्हीकल यूज्ड फॉर डायरेक्टर नहीं होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम ये सभी फैक्ट्री में गया था। एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल हो चुका है। क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च डेवलपमेंट हो चुका है, ये भी हो चुका है। अच्छा, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क ये जाएगा। expenses for administration factory work, expenses paid for administration of फैक्ट्री वर्कर। फैक्ट्री में जो वर्कर है उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो खर्चा हो रहा है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन पढ़ के ही समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद है सैलरी पेड फॉर फंक्शनल मैनेजर, जैसे कि प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर। तो प्रोडक्शन कंट्रोल तो फैक्ट्री रिलेटेड, तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा सैलरी paid for production control manager, 9,60,000। ठीक है। अच्छा, फिर ये तो जनरल मैनेजर हो गया। सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस अकाउंट्स प्रोडक्शन कंट्रोल पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, ये हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट टू कंट्रोल मेंटेनेंस, सॉरी टू मेंटेन क्वालिटी, तो ये यहाँ पर दे सकते हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट 96,000। अच्छा, ये चाहे तो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में भी दे सकते थे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स। ये यहाँ नहीं आएगा। इंटरेस्ट फी पेड टू ऑडिटर लीगल एडवाइजर डायरेक्टर सेल्स स्टाफ ये सब कुछ नहीं आएगा। ये वाला जो स्क्रैप रियलाइज्ड हुआ है वो हम लोग यहाँ दे सकते हैं या फिर फैक्ट्री में भी दे सकते थे, वो भी लिख देंगे। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट, तो ये तो माइनस होगा, ये इस बात का ध्यान रखना है। नहीं तो सब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो गलती से कहीं इसको भी ऐड ना कर दे। तो ये सब टोटल करने से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? मतलब ये पहले टोटल करने से एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, फिर जो निकल के आएगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन निकालो। तो ये तो 10,000 हो गया। 10 और 9,60,000 मतलब 9,80,000, 9,80,000 ऐड करना है। तो 4 जीरो तो 8600 तो आएगा ही। 8 और 1 9। हम टोटल আসবে 10 crore 93 lakh হুম 5,700 আর এটা কত আসছে? minus 10 82 17 100 10,88,600 88 118 लेकिन अगर 118,600 प्लस 9,60,000 प्लस 10,000, हाँ 10,88,600। ठीक है,
तो ये आ गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग को प्राइम कॉस्ट के बाद पूछा था फैक्ट्री कॉस्ट, अच्छा वो भी आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग का 3rd नंबर पॉइंट है, चलो ये लिख देते हैं। अच्छा ये हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में भी दे सकते हैं। अच्छा फिर यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट आया था, ये हम लोग का सेकंड आंसर आ गया था। अच्छा इसके बाद और क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस होगा, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जितना भी होगा ऐड करने से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अच्छा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 9,20,000, तो ऐड कर। COGS आ जाएगा 18 लाख, ये वाला। উপরেরটা হচ্ছে 11,02,25,700। 2,25,700, 4,05,700 হওয়া উচিত। 10,93,05700, তো 10,93,05700 प्लस 9,20,000 11,02,25,700 এটাই এসছে না বললে? হ্যাঁ ম্যাম। আনসার তো বলছে 11, ও আমি না মনে হচ্ছে ভুল লিখেছি ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডসটা, দাঁড়াও এটা মনে হচ্ছে অন্য ডেটাটা লিখে নিয়েছি। হ্যাঁ 11 লাখ হবে, ওই জন্য মিলছে না, 9,20,000 লিখে দিয়েছি, ওটা WIP। 11 लाख ऐड करो, 11 लाख। तो ये तो 0,5700 तो रहेगा, 3 और 1 4, 9 और 1 10, 11,04,000 ऐसे, 11 लाख, सॉरी 11,04,05,700। हाँ ठीक है, वो मैंने डेटा गलत लिखा था। अब ये माइनस करो 18 लाख, तो COGS आ जाएगा। COGS भी पूछा था, 4th नंबर पॉइंट का आंसर। 10,86,05,700। 10,86,05,700 COGS आ गया। अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला लगाएंगे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, तो देखो तो स्टार्टिंग में एक पॉइंट हम लोग का, हाँ ये देखो यहाँ पर ये देखो, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग 56,000, ये लिख देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग 56,000। अच्छा फिर देखो ये तो डिलीवरी दूसरे जगह जाएगा, मतलब डिलीवरी एक्सपेंसेस, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर ये हो चुका है, रिपेयर मेंटेनेंस फॉर प्लांट सेल्स ऑफिस बिल्डिंग और व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर, तो ये वाला आएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस व्हीकल यूज्ड फॉर डायरेक्टर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर 19,600। अच्छा फिर इंश्योरेंस प्रीमियम ये सभी हम लोग का चला गया, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन में चला गया, फंक्शनल मैनेजर में प्रोडक्शन कंट्रोल ये हो चुका है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स 9,18,000 सैलरी फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, सैलरी फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट्स 9,18,000। अच्छा सेल्स मार्केटिंग नहीं आएगा, सैलरी टू जनरल मैनेजर ये आएगा 12,56,000,
सैलरी फॉर जनरल मैनेजर 12,56,000 और क्या आ जाएगा? ऑडिटर, लीगल एडवाइजर और इनडायरेक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, ये तीन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये तीन आइटम। ऑडिटर 1,80,000, 1,20,000, 2,20,000। 1,80,000, 1,20,000 और 2,20,000। और कुछ भी नहीं था। जनरल ओवरहेड देख सकते हो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का। तो फिर ये नीचे का तीन ऐड करने से 2, 3, 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5,20,000, 5,20,000 और बाकी ऐड करना है। तो 5,20,000, 56,000 प्लस 19,600 प्लस 918, 1,256। 27,69,600। 27,69,600। ठीक है, फिर इसके बाद ऐड होता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग दो अलग अलग लेंगे क्योंकि काफी सारा आइटम है। सेलिंग के लिए अलग, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड में हम लोग का आ जाएगा, इससे देखते हैं। ये डिलीवरी व्हीकल तो नहीं आएगा। सैलरी पे टू सुपरवाइजर हो चुका। रिपेयर मेंटेनेंस फॉर सेल्स ऑफिस बिल्डिंग 18,000। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग 18,000। अच्छा, इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तो पूरा चला ही गया। ये सब लाइन बाय लाइन हो चुका है। अ, यहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग 10,12,000। सैलरी टू मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम जो करते हैं 10,12,000। अच्छा, अब जनरल मैनेजर हो चुका है। पैकिंग कॉस्ट ये सब दोनों हो चुका है। ये वाला परफॉर्मेंस बोनस टू सेल्स स्टाफ 1,80,000। बोनस टू सेल्स स्टाफ लिखते थे। बोनस टू सेल्स स्टाफ 180। तो 18 और 12,000, 20, 30,000, 10,30,000 प्लस 1,80,000 कितना होगा? 10 लाख और 1,00,000, 11 लाख। 30 और 8 यार, 12,10,000। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या है? डिलीवरी व्हीकल, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल 86,000। अच्छा, ये बाकी था। देखो यहाँ पर पूरा सारा चीज कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर देखें, ये हो चुका है रिपेयर मेंटेनेंस का। ये वाला लिखना पड़ेगा, रिपेयर मेंटेनेंस फॉर ये व्हीकल यूज्ड बाय, ये तो डायरेक्टर वाला था, सॉरी। ये व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर, मुझे लगा ये डिस्ट्रीब्यूशन का था। तो ये तीनों भी हम लोग लिख चुके हैं। प्लांट मशीनरी, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर। इंश्योरेंस ये सब तो फैक्ट्री में गया था। क्वालिटी, क्वालिटी रिसर्च डेवलपमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शनल, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग हो चुका है। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये यहाँ पर लिखेंगे। पैकिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,12,000। मतलब ये सेकेंडरी पैकिंग है बेसिकली। रीडिस्ट्रीब्यूशन
1,12,000। और मुझे नहीं लगता है कोई खर्चा हम लोग का बाकी है लिखना, ये तो छोड़ो, ये तो हम लोग नहीं लिखने वाले। इंटरेस्ट और फाइनेंस, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बोनस, दिस सब हो गया। चलो ये दोनों का एडिशन करते हैं, 86 और 1,12,000, तो 80 और ये 10, 90 और ये 8, 98, 1,98 हो जाए। अच्छा अब ये सब टोटल करो, मतलब सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यहाँ से मतलब सीओ, बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना। 11 crore 27 lakh 83,300। 83,300। 300। ठीक है, यही आना चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये हो गया फिफ्थ नंबर, कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर हो गया। ठीक है, एक बार अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना कहाँ पर क्या जाएगा, तो फिर उतना मुश्किल नहीं है। सही सही आइडेंटिफाई करना ही मेन है, और अगर जिसमें कंफ्यूजन लगे कि इसमें भी जा सकता है इसमें भी जा सकता है, वो तो हो ही सकता है। ठीक है, फिर भी जैसे देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो मैंने लिखवा दिया ना, जैसे स्पेसिफिक जॉब के लिए स्पेसिफिक मशीन हायर, रॉयल्टी, ये सब डायरेक्ट में देना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसी में देने का हमेशा। अच्छा अब ये सारा चीज लिखा है एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज, क्योंकि ये हम लोग का कॉस्ट शीट का पार्ट होता भी नहीं है। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, देखो देखते हैं क्या लिखने से हम लोग के लिए नोट क्या देना चाहिए, हमें बताते हैं। सर आया हम लोग का 11,20,000, 11 करोड़ 20, ठीक है। अच्छा देखो इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज तो हम लोग का बोला है नॉन इक्विटी फंड का, यहाँ पर ये आएगा कि नहीं तुम लोग थोड़ा ध्यान से बताओ। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज पेड फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड, हम लोगों ने कोई इक्विटी फंड, नॉन इक्विटी फंड यूज किया है, उसके वजह से हम लोग फाइनेंस चार्ज और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो देखो लोन वोन लेने के लिए भी तो हमारा खर्चा हो सकता है ना। ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा था, देखो यहाँ पर बैंक चार्जेस, अगर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है तो इग्नोर करो, और अगर रूटीन एक्सपेंसेस है तो लेना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इग्नोर ही कर रहे हैं, चलो ठीक है। ये वाला लिख दो कि इग्नोर एज फाइनेंस चार्ज, फाइनेंस एक्सपेंसेस नॉट रूटीन एक्सपेंस। ठीक है, तो अब हम लोग का जो केस स्टडीज वाला क्वेश्चन, केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन, तो देखो इसमें बोला है कि इसमें हमारा एक केस सिनेरियो दिया हुआ रहता है, जिसमें हम लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, ऑप्शन के साथ हमें आंसर बताना होता है। जैसे यहाँ पर बोल रखा है एम लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग ए सिंगल प्रोडक्ट एंड मे एक्सपैंड इनटू प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इन नेक्स्ट 1 to 2 years। तो नॉर्मली अभी एक ही प्रोडक्ट बेचता है ये लोग, और 1 से 2 साल के अंदर ये लोग मोर देन वन प्रोडक्ट बेचने का सोच रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट। एम लिमिटेड इज अमोंगस्ट अ लेबर इंटेंसिव कंपनी, मतलब लेबर ओरिएंटेड काम ज्यादा होता है, मशीन उतना यूज नहीं, मतलब लेबर के ऊपर ज्यादा डिपेंड है ये लोग। वेयर मेजोरिटी ऑफ द प्रोसेस आर डन मैनुअली, मतलब लेबर के ऊपर तो मैनुअली होता है, मशीन ओरिएंटेड काम कम होता है। एम्प्लॉय कॉस्ट इज अ मेजर कॉस्ट एलिमेंट इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी, तो इसीलिए कंपनी का जो मेजर कॉस्ट है वो एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाता है, मतलब लेबर को पेमेंट करने का खर्चा। द कंपनी conventionally use performance parameters earning per man shift to measure cost paid to an employee for a shift of 8 hours। तो कंपनी नॉर्मली क्या करती है, परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या रखी है, अर्निंग पर मैन शिफ्ट, मतलब एक शिफ्टिंग में एक जन कितना अर्न करता है, वो पैरामीटर इन्होंने सेट कर रखा है। और कैसे रखता है,
टू मेजर कॉस्ट पेड टू एन एम्प्लॉय फॉर ए शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। तो एक शिफ्टिंग मतलब 8 घंटा काम करना, तो एक लेबर 8 घंटा काम करेगा, उसको कितना पे करेंगे, उसी से ये लोग पैरामीटर ये जज करते हैं कि हमारा कितना खर्चा हो रहा है। एंड आउटपुट पर मैन शिफ्ट टू मेजर एन एम्प्लॉयज आउटपुट इन ए शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। और बोल रहा है आउटपुट जो है उसको कैसे मेजर करते हैं, ये तो हो गया कंपनी का खर्चा, कि कंपनी कैसे खर्चा मेजर करती है, 8 घंटे में जो पे करती है उसके हिसाब से एक लेबर का खर्चा देखती है। आउटपुट जो है मतलब लेबर जो प्रोड्यूस करता है उसको कैसे मेजर करती है, वो भी 8 घंटे के शिफ्टिंग में लेबर कितना प्रोडक्शन दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके। द चीफ मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज emailed you few information related to the last month. The email contain the following data related to the last month। तो बोल रहा है कि हमें ईमेल करके कुछ खर्चा जो डिटेल्स है भेजा गया है, हम लोग को क्या क्या भेजा गया है। बोल रहा है कि द कंपनी प्रोड्यूस 2,34,000 टन ऑफ आउटपुट एक्सपेंडिचर फॉर द लास्ट मंथ। तो बोल रहा है लास्ट मंथ में कंपनी ने प्रोडक्शन किया है 2,34,000 आउटपुट, और उसके लिए जो एक्सपेंसेस हुआ है वो हमें बताया। रॉ मटेरियल कंज्यूम, पावर कंज्यूम 13,000 kilowatt hour at the rate of 8 per kilowatt hour to run the machines for production. Diesel consumed 2,000 liter at the rate of 93 per liter to run. Power generator used as alternative or backup for power cut. Wages, salary paid, gratuity and leave encashment paid. Hiring charges paid for HEMM और HEMM are directly used in production। मतलब कोई मशीन है, ठीक है। Hiring charges paid for car used for official purpose. Reimbursement of diesel cost for the car. The hiring cost, the hiring of car attracts GST under RCM at the rate of 5% without credit. Maintenance cost paid for weight bridge used for weighing of final goods at the time of dispatch। ये बोला है 12,000 का खर्चा, ठीक है। फिर एएमसी कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड एट वेइंग ब्रिज, मतलब जहां पर जो है मतलब गुड्स को इधर से उधर ले जाया जाता है, ठीक है। फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच एंड फैक्ट्री प्रेमिसेस इज 8,000 एंड 18,000 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। टीए होटल बिल पेड फॉर सेल्स मैनेजर। द कंपनी हैज 1,800 एम्प्लॉय वर्कर फॉर 26 डेज इन ए मंथ। हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करने बोला, हम लोग उस हिसाब से डेटा कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले बोला है प्राइम कॉस्ट बता दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो प्राइम कॉस्ट में हम लोग का क्या लगता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये 3 चीज हमें निकालना पड़ेगा। ये बाकी ऊपर का तो स्टोरी दिया हुआ है, जिसमें मेन 2 ही पॉइंट हमें याद रखना है कि शिफ्टिंग जो है 8 आवर्स पर डे होता है। 8 आवर्स पर डे का पेमेंट और 8 आवर्स पर डे प्रोडक्शन के ऊपर ही ये लोग जो भी अपना जो पैरामीटर है वो सेट कर रखे हैं। 2,34,000 टन आउटपुट प्रोड्यूस्ड हुआ है लास्ट मंथ, और उसको प्रोड्यूस करने का खर्चा दिया हुआ है, जिसमें हम लोग को सबसे पहले निकालने के लिए बोल दिया है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो चलो प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है प्राइम कॉस्ट का। तो प्राइम कॉस्ट के लिए सबसे पहले लगेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग को शायद दे दिया है, ये देखो 50 लाख, तो डायरेक्टली लिखो 50 लाख। अच्छा, इसके बाद और क्या लिखेंगे, देखो हम यहाँ पर बाइफर्केशन नहीं कर रहे, लाइन बाय लाइन लिखते जा रहे हैं, जिसमें हम लोग का प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाए। फिर बोल रहा है पावर कंज्यूम्ड टू रन द मशीन्स फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये पावर कंज्यूम्ड कहाँ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। अभी आज ही हम लोगों ने पढ़ा ना, तो ये भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए जो भी चाहिए वो हम लिख दे रहे हैं। तो पावर कंज्यूम्ड क्यों लिखा है, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाओ तुम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान के लिखा है मैंने। तो 13,000 किलोवाट आवर जो है पावर कंज्यूम्ड हुआ है। 1 किलोवाट आवर का 8 रुपीज का खर्चा होता है। तो टोटल पावर कंज्यूम्ड का एक्सपेंसेस कितना हुआ बताओ। एक घंटा 1 किलोवाट आवर अगर पावर कंज्यूम्ड होता है, 8 रुपीज पे करना पड़ता है, तो 13,000 के लिए कितना होगा। 1,04,000। 1,04,000। पावर कंज्यूम्ड के बाद डीजल कंज्यूम्ड बोला है टू रन पावर जनरेटर यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव ऑफ और बैकअप फॉर पावर कट। बोल रहे पावर कट अगर हो जाए तो उसके लिए इन्होंने जनरेटर रखा है जिसपे डीजल भरवाना पड़ता है, उसका खर्चा। तो पावर कंज्यूम्ड का खर्चा अगर डायरेक्ट मानेंगे तो उसका ऑल्टरनेटिव भी डायरेक्ट में ही आना चाहिए। तो डीजल का खर्चा भी हम लोग डायरेक्ट में, डीजल का मतलब जनरेटर रख रखा है, अगर पावर कट हो जाए तो इससे काम चला लेगा, ठीक है। तो उस पे डीजल देना पड़ता है। तो 2,000 लीटर 93 रुपीज पर लीटर करके डीजल का रेट है। तो कितना हो जाएगा डीजल का खर्चा,
186। अच्छा, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया। वेजेस, ये तो हम लोग का डायरेक्ट लेबर में जाएगा, 6 करोड़ 40 लाख वेजेस एंड सैलरी। ये मैंने लिखा है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। ये डायरेक्ट मेटेरियल, ये है 6 करोड़ 40 लाख। अच्छा, फिर वेजेस के बाद ग्रेचुइटी, तो देखो जैसे हम लोगों ने वहां पर ESIS और PF लिखा था, तो ग्रेचुइटी लीव एनकैशमेंट भी हम लोग यहीं पर लिखेंगे 64,20,000। यहाँ पर हो जाएगा 64,20,000 ग्रेचुइटी एंड लीव एनकैशमेंट। तो ये भी डायरेक्ट वेजेस का पार्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर हायरिंग चार्जेस मशीन का, ठीक है, ये भी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे। हायरिंग चार्ज, ये डायरेक्ट एक्सपेंस मान के हम लोग ले रहे हैं। लास्ट क्लास जो नोट लिखा था उसके बेसिस पे कि हायरिंग चार्जेस प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली यूज हो रहा है, तो वही लाइन लिखा हुआ था अगर देखोगे तो लास्ट क्लास की। प्रोडक्शन के लिए अगर डायरेक्टली हम लोगों ने कोई मशीन वगैरह हायर किया है तो वो हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है 30 लाख, ठीक है। इसके बाद है हायर चार्जेस पेड फॉर कार यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो ऑफिशियल पर्पस का तो ये तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि मेटेरियल लेबर और जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। डीजल कॉस्ट रिम्बर्स हो रहा है कार का, तो कार ऑफिस वाला है तो ये भी ऑफिस से रिलेटेड हो गया। फिर हायरिंग कार्स एट ट्रैक्टर, वो भी कार से रिलेटेड हो गया। मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर, वो जो ब्रिज बनाया गया है जहां से सामान इधर उधर ले जाया जाता है, ठीक है, तो वो तो हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होना चाहिए। उसके बाद CCTV कैमरा लगाया गया है उसी जगह पे, तो वो भी हमारे उसी का पार्ट हो जाएगा। सेल्स मैनेजर रिलेटेड खर्चा, और ये तो एक डेटा दे रखा है कि एम्प्लॉय एक महीने में 26 दिन काम करता है, टोटल 1800 एम्प्लॉय है। तो हो गया हम लोग का सारा, ये कॉस्ट ऐड करने से हम लोग को मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो ऐड करो। मैम 7 करोड़ 87 लाख 10,000। ठीक है, देखते कौन सा ऑप्शन के साथ चल रहा है। डी, ऑप्शन डी, यही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। फिर उसके बाद बोला है व्हाट इज द टोटल एंड पर शिफ्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर लास्ट मंथ। तो बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताना है और पर शिफ्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताने के लिए प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड से आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। तो देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या जाएगा। तो ये सब तो हो गया, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रखा है, हायर चार्ज, ये तो हो गया। हायर चार्जेस पेड फॉर कार, ये तो ऑफिस का है, ये भी ऑफिस कार है, ये भी ऑफिस कार रिलेटेड बात बोल रखा है। ये वाला आ जाएगा। देखो फैक्ट्री प्रेमिसेस इज 8,000 एंड 18,000 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। अच्छा, तो यहाँ पर बोला है AMC कॉस्ट ऑफ CCTV इंस्टॉल्ड एट, जो है वेइंग ब्रिज यूज्ड फॉर वेइंग ऑफ फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच एंड फैक्ट्री प्रेमिसेस इज 8,000। अच्छा, तो ये CCTV का खर्चा 8,000 और 18,000 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो AMC का मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, मतलब CCTV को मेंटेन कर, CCTV लगवा लियो तो उसको तो मेंटेन करना पड़ता है। जैसे घर पे AC लगवाए तो उसका मेंटेनेंस नहीं होता है, एक्वागार्ड लगाया है, वैसे ही तो CCTV का जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है जो लगाया गया है वो ब्रिज जो बना है वहां पर, तो और फैक्ट्री प्रेमिसेस में भी एक CCTV लगाया गया है, तो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो वोइंग ब्रिज है वहां पर हो रहा है 8,000 का, और फैक्ट्री में होता है 18,000 का, फैक्ट्री में जो CCTV कैमरा लगा हुआ है। तो बस एक ही खर्चा मुझे दिखा फैक्ट्री ओवरहेड का 18,000, और तो मुझे किसी तरीके का फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा नहीं दिख रहा है। तो ये ऐड करो, ऐड करने से आ जाएगा हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट। बोलो कितना आ रहा है, 7 करोड़ 87 लाख 20
8,000। ठीक है, अब फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग अगर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ऐड करेंगे, जो कि तुम लोग देखो सब सेल्स रिलेटेड खर्चा है, जैसे कि हम दिखाते हैं। सबसे मेन बात ये है, देखो ये खर्चा आ चुका है, ये हो 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 चुका है। यहाँ 1 से लेके 6 तक का सारा खर्चा हम लोग का कवर हो चुका है प्राइम कॉस्ट के अंदर। ठीक है, बाकी रहा हम लोग यहाँ से अगर देखें क्या क्या खर्चा है, तो ये देखो ये है ऑफिस रिलेटेड, ये है जो ऑफिस में जो कार यूज हो रहा है उससे रिलेटेड, ये भी वही वाला कार से रिलेटेड, तो ये सब ऑफिस रिलेटेड। और ये जो हो गया कि मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर जो वेइंग ब्रिज है उससे रिलेटेड हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है सीसीटीवी का, फैक्ट्री के लिए कितना वो हम लोगों ने लिख लिया। और देखो बाकी हम लोग का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं दिख रहा है, ये भी सेल्स मैनेजर, और बाकी ये एम्प्लॉय कितना दिन काम करता है। तो अगर फैक्ट्री के बाद आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है यही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, क्योंकि बाद का सारा डेटा है नहीं अवेलेबल, तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। अब हम लोग को बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर मैन शिफ्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कितना है, 7,87,27,28,28,000। ठीक है, ये खर्चा होता है कितना मैन शिफ्ट के लिए, तो मैन शिफ्ट कितना हो जाएगा, तो देखो ये मंथली खर्चा है, तो मंथली मैन शिफ्ट निकालना पड़ेगा। तो मंथली मैन शिफ्ट कितना निकाल सकते हैं, 26 डेज काम होता है, 1800 एम्प्लॉइज है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैन शिफ्ट कितना हो जाएगा, इसको नंबर ऑफ मैन शिफ्ट से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि हमें बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर मैन शिफ्ट, तो नंबर ऑफ मैन शिफ्ट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मैन शिफ्ट, तो कैसे निकालेंगे, रोज 1800 एम्प्लॉय काम करने आता है, क्योंकि कंपनी का 1800 एम्प्लॉय, और एक महीने में 26 दिन काम होता है, तो टोटल 26 दिन जो काम हुआ उसी के लिए तो ये खर्चा आया है। तो 26 डेज काम 1800 एम्प्लॉय कर रहा है, तो कितना सारा मैन शिफ्ट हो गया, रोज का एक में 46 1800, हाँ 46 800। 800 तो इससे डिवाइड करने से पता चल जाएगा, बोलो कितना आ रहा है, uh, 161 161 না একটু ভুল এসেছে, কত আসছে তোমার, এটাই আসছে। এটাই আসছে, হ্যাঁ, এখানে তো বলেছে আচ্ছা 46,800 হবে, আমি মনে হচ্ছে উল্টো লিখে দিয়েছি এখানে ওই কারণে। হ্যাঁ এবার করো, ঠিক আছে, এটা আসা উচিত, দেখো এটা আনসার আছে। 7872800 46,800, मैंने 48,600 लिख दिया था, हाँ ठीक है, 1682.22, ये है आंसर, ये देखो 1682.22 और 7,87,28,000, तो ऑप्शन सी ये वाला, ठीक है ऑप्शन सी है। अच्छा इसके बाद हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला, इसके बाद बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बताने बोला। ठीक है चलो, थर्ड नंबर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में कौन कौन सा खर्चा आएगा, तो पहला तो यहाँ 1 से लेके यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा ये वाला, देखो बोल रहा है कि हायरिंग चार्जेस पेड फॉर कार यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस 66,000। ठीक है, अब इस पे द हायरिंग ऑफ कार्स अट्रैक्ट जीएसटी, तो बोल रहा है कि ये कंपनी कार हायर करता है और अपने ऑफिस में उसको यूज करता है, लेकिन उसके लिए इसे जीएसटी देना पड़ता है 5%। ठीक है, और इसमें कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, तो 66,000 के साथ 5% ऐड करेंगे कि टोटल हायर चार्जेस कितना है, तो हायर चार्जेस फॉर कार इंक्लूडिंग जीएसटी 66,000 प्लस 66,000 इंटू 5%, तो ये देखो कितना है,
मैम 3300 परसेंटेज टा আর ওটা অ্যাড করে দাও 69,300 69 ठीक है। अच्छा फिर और क्या खर्चा बता रखा है यहाँ पर। और देखते हैं। हाँ, डीजल कॉस्ट, जो कि कार के लिए हमें रिम्बर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट जो होता है, मतलब डीजल का खर्चा जो लगता है वो है 22,000। तो ये भी हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, और इसमें भी हमें लगाना पड़ेगा ये जीएसटी 5%। रिम्बर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट, रिम्बर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट 22,000 प्लस 22,000 का 5% कितना होगा। 23,100 बस, और तो कोई था नहीं, बाकी सब सेल्स रिलेटेड है, तो इसे ऐड करो। Nine- 92,400। अच्छा, और ये अगर आरसीएम देखो तो इसका मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, जहां पर क्या होता है, जो बायर है वो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, सेलर को पे नहीं करके, ठीक है। तो ये बोलते हैं अंडर आरसीएम है इनका ये जो चार्ज है। अच्छा, तो ये देखते हैं 92,400, ये रहा ऑप्शन ए। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद हम लोग को निकालने के लिए बोला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा ठीक है, चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सा खर्चा है, यहाँ आते हैं। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग का खर्चा ये रहा, ये 12,000, क्योंकि ये गुड्स को डिलीवरी करवाने के लिए ही ये ब्रिज बनाया गया है, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट 12,000। नाम और नहीं लिखता, ऐड ऐड करके लिखते रहे। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा एक लगवाया था, उसका 8,000। और ये सेल्स मैनेजर का टीएडीए एंड होटल बिल 36,000। तो 8,000 और 36,000, ये तीन आइटम था। तो 36, 12 और 8 कितना होता है, 20 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 56,000। ये हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। हम लोग को क्या निकालने बोला था, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। हाँ, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकल गया, 56,000 आया है मेरा। तो फिर या तो ऑप्शन बी होगा या तो डी होगा, जब तक टोटल कॉस्ट नहीं निकलेगा आंसर नहीं दे पाए, ठीक है। चलो, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलता है, पहले लेना चाहिए प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना आया था हम लोग का, फिर उसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन 92,400। नहीं, प्राइम कॉस्ट क्या, फैक्ट्री ओवरहेड तक जाते हैं ना, तो हम लोग का कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक 7,87,28,000, 7,87,28,000। अच्छा, और ये हो गया, और ये 56,000, ये तीन ऐड होने पे ही टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो निकालो कितना होता है। 7 करोड़ 86,76,000। फिर इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा आएगा, या तो बी या तो डी। 7,88,76,400, ऑप्शन बी, ठीक है, बी होना चाहिए। और फिफ्थ नंबर में बोला है व्हाट इज द ईएमएस एंड ओएमएस फॉर द लास्ट मंथ। ईएमएस मतलब मैन शिफ्ट के हिसाब से जो उन्होंने पैरामीटर्स डिसाइड किया था, एक आउटपुट का और एक जो है हम लोग का अर्निंग का, ठीक है। तो वर्कर का अर्निंग कितना है, तो वर्कर लोगों का अर्निंग कितना है, ये देखो 6,40,000 और ये ग्रेचुइटी 64,20,000। तो वर्कर का अर्निंग पर शिफ्ट कितना हो, तो वर्कर का अर्निंग है ये नॉर्मल जो मिल रहा है प्लस जो
ग्रेचुइटी पीएफ मिला के मिल रहा है, डिवाइडेड बाय कितना शिफ्टिंग करने के लिए मिल रहा है, अभी हम लोगों ने निकाला था मैन शिफ्ट 46,800 आया था, 46,800। तो ये ऐड करके इसे डिवाइड कर दो, अर्निंग पर मैन शिफ्ट आ जाएगा, और ओएमएस का मतलब आउटपुट पर मैन शिफ्ट, ये निकालना पड़ेगा। तो टोटल शिफ्टिंग तो इतना ही है। अच्छा फिर से मैंने गलत लिख दिया, कि 46,800 है कि 48,600 है? नहीं, 46,800 है, सही है। ठीक है, निकालो। और आउटपुट तो था, यहाँ क्वेश्चन में बोल रखा था 2,34,000। कितने शिफ्टिंग में ये काम हुआ, तो आउटपुट पर मैन शिफ्ट आ जाएगा 46,800, डिवाइड करने से बोलो कितने। ওটা 1504.70। ठीक है, और ये वाला 1504.70, मतलब ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है। अब देखो 5 आएगा या 4.37, उसके हिसाब से ए या सी। वन लाख 87,200। डिवाइड तो आउटपुट 2,34,000। मैम 5 আসছে। 5 5 आ गया। अच्छा, बट आंसर ना ये है, सी है, सॉरी ए है। आंसर ए है, रुको एक मिनट देखते हैं, आंसर ए है कि सी है। बंद कर दिया मैंने पीडीएफ गलती से। हाँ 5 ही आना चाहिए, 5 टन, आंसर ए है। ठीक है, तो 5 है, सही है ऑप्शन। ठीक है, चलो कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कॉस्ट बुक कीपिंग। ठीक है, ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जहाँ पर 3 चीजें हमें पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट बुक कीपिंग का 2 पार्ट और एक हो